हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एसएस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है सागर सिंह और हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 सीबीएसई का मैथ सब्जेक्ट। दोस्तों, अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 3 से 7 भी मैंने केयर करवा दिया था। दूसरे वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया। अब मैंने एक होमवर्क दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 3 का। हालांकि वो बहुत सिंपल सम था, बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनके लिए मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, और जिन बच्चों ने किया है तो आप चेक कर लीजिए कि राइट है या रॉन्ग है। सो लेट रीड द क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों, इसमें सिंपल एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको मैंने लास्ट इसमें सिखाया था। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 8 जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 4 जा अगेन, 2 2 जा अगेन, 2 1 जा। इसके बाद आता है 9 जो कि 3 से होगा। 3 3 जा एंड 3 1 जा। इसके बाद अगेन 25 5 की टेबल में आएगा। 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम हर एक का प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो 2 2 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 पावर 3। 9 का लिखेंगे। सो 9 का है, एक सेकंड, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 पावर 2। और 25 का है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 पावर 2। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। आइए पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। सो एचसीएफ में हमको देखना होता है कि इसमें कॉमन चीजें क्या है। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी कॉमन चीज नहीं है, तो हम लोग क्या लेते हैं, 1। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। देन उसके बाद एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में मैक्सिमम टाइम जो नंबर होता है वो हमको लेना होता है, दैट इज 2 इधर 3 टाइम्स आ रहा है तो इधर लिखेंगे 2 पावर 3। 3 इधर 2 टाइम्स आ रहा है और कहीं नहीं है तो 3 पावर 2। और 5 इधर 2 टाइम्स आ रहा है और कहीं नहीं है तो मैक्सिमम टाइम यही है, सो 5 पावर 2। 2 क्यूब हो जाएगा 8, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आपका जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई बाय 25। यहां पे कर लेता हूं मल्टीप्लीकेशन। 72 मल्टीप्लाई बाय 25। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1800। तो आपका एलसीएम जो आया है वो है 1800। सो होप दोस्तों काफी बच्चों का राइट आया होगा, और जिन बच्चों का रॉन्ग आया या फिर जो बच्चे नहीं कर पाए तो निराश मत होइए। ये समझिए कि आप सीख रहे हो, आपको सीखना है। अगर गलती हुई है तो अच्छी बात है, गलती होना ही चाहिए, बिकॉज गलती से ही हम सीखते हैं। तो ये सब आपको क्लियर होगा। आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है 1.2, उस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, दैट इज रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और को प्राइम नंबर। ये तीनों चीजें क्या होती हैं आइए देखते हैं। ओके, सो दोस्तों रैशनल नंबर वो होता है जो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/5, 3/6, 10/2, एनीथिंग। सिर्फ उसमें कंडीशन ये रहता है कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स रहेंगे। इंटीजर्स यानी कि जो नेगेटिव में भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं नंबर्स, और जीरो भी लिख सकते हैं। जीरो इज नॉट अ नेगेटिव एंड नॉट अ पॉजिटिव, इट इज न्यूट्रल। सो इंटीजर्स के टर्म में होना चाहिए। जो पी और क्यू के फॉर्म में है वो इंटीजर्स में होने चाहिए, और जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक्स। is a number which can be written in the form of P by Q, where Q, P and Q are integers and Q is not equal to जीरो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि 1/2, 3/5, 10/11, एनीथिंग जहां पे Q का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि नीचे हम जीरो नहीं ले सकते। तो जीरो, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है 1 मार्क के लिए कि क्या जीरो जो है वो रैशनल नंबर है। तो कई बच्चे ना मतलब मना कर देते हैं कि बोलते हैं नहीं, ये जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज इरैशनल नंबर। बट ऐसा नहीं है, जीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज मैं जीरो को 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसका आंसर जो भी आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि जीरो न्यूमरेटर में रह सकता है बट डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता है। वो इसीलिए कहा है कि क्यू जो है वो जीरो इक्वल नहीं हो सकता। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, इररेशनल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय इररेशनल नंबर? इररेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग? तो पहले टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब समझिए आप। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाता है, और रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रहा है। तो इररेशनल नंबर वो है जो ना ही खत्म हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड ना ही रिपीट हो रहा है, यानी कि इट इज नॉन रिकरिंग। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। irrational number, it is a number which is non-terminating and non-recurring, which is non-terminating and non-recurring। मतलब ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। यानी कि इसमें देखिए एक एक जीरो बढ़ रहा है, और ये डॉट 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 का मतलब है कि ये खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे पूछा जाता है पाई, क्या पाई एक
रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो कई बार हम लोग ने फॉर्मूलेज लर्न किए होते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 p/q के फॉर्म में है। तो कई बच्चे गलती कर देते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है, बट ऐसा नहीं है। जब आप 22/7 को आप डिवाइड करोगे, डेसिमल में लाओगे तो 3.1428 समथिंग आएगा, और वो चलता ही जाएगा, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो इसलिए पाई का जो वैल्यू है, पाई जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है, यानी कि वो इर्रेशनल कहलाता है। इसके बाद आते हैं हमारे को प्राइम नंबर। सो को प्राइम नंबर क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। को प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई कॉमन मतलब दो नंबर ऐसे होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा, मतलब वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। सो को प्राइम नंबर, इट इज अ नंबर which have no common factor other than वन, यानी कि वन के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे कि इसको हम लोग HCF भी बोल सकते हैं। ओके, सो होप आपको ये तीनों कंसेप्ट्स इजीली समझ में आओगे। मैं ये कंसेप्ट्स इसलिए समझाया क्योंकि 1.2 में इन कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, और हमारे चैनल का मोटो यही रहता है कि आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, बिकॉज बोर्ड के एग्जाम्स में एज इट इज क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में है एज इट इज नहीं आते हैं। कुछ आते हैं, बट कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो भले वो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में हो या ना हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ इस चैनल पे आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझाया जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको आसानी होगी। सो होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पे। ओके दोस्तों, सो अब हम आ चुके हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 पे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। मतलब जनरली हमको पता है कि √5 जो है वो इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल क्यों होता है, बिकॉज √5 को हम लोग अगर रूट के बाहर निकालते हैं तो वो पॉइंट में आता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। सो इट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो हमको पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, बट हमको ये चीज प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले मैं आपको इन सब का स्टेप समझाऊंगा, मैं लिखकर बताता हूं, सिर्फ आप पहले समझ लीजिए। बिकॉज क्या है कि इसमें जो स्टेटमेंट्स है वो ज्यादा लिखने पड़ेंगे, तो आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो समझा रहा हूं पहले आप समझिए, फिर एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। यहां बोला है कि हमको प्रूफ करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो पहला स्टेप ये है कि अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आपको स्टार्ट कैसे करना है कि मान लेना है कि √5 एक रैशनल है। मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर। सो लेट अस assume that √5 is a rational नंबर। ओके, यानी कि हमने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब आपको मैंने बताया था रैशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में हम लिखते हैं, जहां पे q क्या है, 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इसमें हम आपके जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसमें a/b लिया है p/q की जगह। आप p/q ले सकते हो,
बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं भी a अपॉन बी ही लूंगा। सो अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 को मैं लिख सकता हूं a अपॉन बी। √5 जो होगा वो a अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज √5 क्या है, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, अपॉन बी में, जहां पे वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए और बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या, कि ये दो नंबर ऐसे हैं जिसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी कि मान लो अगर ये 2 होगा तो ये 5 हो सकता है, तो 2 और 5 में कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, उसके अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा और कोई नहीं हो उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ए अपॉन बी को, ए अपॉन बी जो है वो क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, दो ये जो बी क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, √5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो √5 मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल्स टू ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इज इक्वल टू के दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पाइए स्क्वायरिंग करते हैं। √5 स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां बचेगा 5 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, अब यहां से आप देख सकते हो कि 5b स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इज इक्वल टू के उस साइड ले जाए तो ये हो जाएगा डिवाइड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5a को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसको हमको एज अ स्टेटमेंट लिखना है। सो देयरफॉर 5 divides a square, therefore 5 also divides a, यानी कि 5a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। नाउ वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 5c, a इज इक्वल्स टू 5c। अच्छा, ये क्यों लिखा ये आपको मैं आगे समझाता हूं। अच्छा, a और c क्या है, वेर सी, सॉरी a तो आपको पता है, देखो को प्राइम में, c क्या है, c एक मान लेते हैं आपका इंटीजर से, वेर c इज सम इंटीजर्स। c क्या है, एक आपका इंटीजर्स मान लेते हैं। ओके, अब यहां पे हम a स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वैल्यू आप डाल सकते हैं, a स्क्वायर का वैल्यू है 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह लिख दो 5b स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 होता है और यहाँ पे c स्क्वायर। अब 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 इंटू c स्क्वायर। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ओके, अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन रहा है। यहां पे 5b के साथ b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हुआ, यानी कि a स्क्वायर से डिवाइड हुआ, यानी कि हमने ये लिखा कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
और 5 ए को भी डिवाइड कर सकता है। सेम चीज इस यहां पे भी हमको लिखना है कि 5 जो है यहां सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इज इक्वल टू जब उस साइड जाएगा तो बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर 5 जो है डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी। 5 जो है वो बी को भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता। अब आप देख सकते हो ये दो स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमको पता चल रहा है कि 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, यानी मतलब कि जो 5 है वो ए के टेबल में आ रहा है, सॉरी ए जो है वो 5 के टेबल में आ रहा है, और यहाँ पे 5 जो है वो बी को भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 5 जो है वो बी के टेबल में भी आ रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं 5 जो है वो ए और बी दोनों के टेबल में आ रहा है, यानी कि दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, दोनों में कॉमन है। लेकिन हमने जो क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा था, हमने जब स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ए और बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो नंबर है, दो नंबर ए और बी, उसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि 5 क्या बन रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, therefore 5 is a common factor for A and B। यानी कि 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है ए और बी का। लेकिन ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी क्या है आपका, को प्राइम नंबर्स है, यानी कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो यहां पे 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। So this contradicts that A and B are co-prime। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि A और B क्या है आपका, को-प्राइम है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने पहले ही गलत चीज एज्यूम की थी कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। तो लिखेंगे दिस contradiction arises due to our incorrect assumption that, हमने इनकरेक्ट assumption किया था कि that √5 is a rational number, so therefore √5 is an irrational number। तो हमने ये एज्यूम गलत किया था कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। तो इससे प्रूफ होता है कि √5 हमारा इररेशनल नंबर है। ओके, अब देखो दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस चीज को। हमको प्रूफ करना है कि √5 एक इररेशनल नंबर है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। √5 रैशनल नंबर है तो हम लोग a/b के
इक्वल उसको बता देंगे, जहां पे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब हम बी यहाँ डिवाइड हो रहा है उस साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देन दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5 का 5, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। तो ये कुछ इक्वेशन हमको देखने को मिलेगी। यहां से हम देख सकते हैं कि 5 जो है बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो ए स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 ए को भी डिवाइड कर सकता है। अब हम लेते हैं a इज इक्वल्स टू 5c। ओके, सो यहाँ पे c क्या है, c एक इंटीजर है, उसको हमने एक इंटीजर से ले लिया, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दिया, सेम प्रोसेस है। फिर इधर ए स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर 25 होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू हमने यहां से डाल दिया 5 बी स्क्वायर। फिर 5 यहाँ बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 जा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आएगी वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर आ जाएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो 5 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि वो बी को भी डिवाइड कर सकता है। यानी कि अब इन दोनों स्टेटमेंट से हमको समझ में आ रहा है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर है 5, लेकिन हमने पहले क्या एज्यूम किया है कि ए और बी क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ अलग कॉमन फैक्टर आ रहा है, डेट इज 5। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने ये रॉन्ग एजम्पशन पहले ही लिया था कि ये √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और इससे अगर ये इर्रेशनल नंबर नहीं है तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये इर्रेशनल नंबर है। सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। दोस्तों इसी तरीके से अगर नंबर चेंज कर दिया, √5 की जगह √2 दे दिया, √3 दे दिया, √7 दे दिया, √11 दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपको प्रोसेस यही रखना है, सेम चीज है। खाली 5 के जगह वो जो पर्टिकुलर नंबर है 3 देगा या 7 देगा या 11 देगा, वो चीज आपको डाल देना है। बाकी सारी प्रोसेस यही रहेंगी। एग्जाम्स में काफी बार पूछ चुके हैं प्रूफ करने के लिए। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अब हमारे सेकेंड क्वेश्चन। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। सो ये जो पिछला वाला सम हमने किया उससे ये काफी इजी है, थोड़े से कम स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे और शॉर्ट में ये चीज हो जाएगी एज कंपेरेटिव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं। स्टेप्स बिल्कुल वही हैं बट थोड़े से चेंजेस हैं जिससे कि और इजी हो जा रहा है ये सम्स। तो क्वेश्चन बोला है कि 3 + 2√5 को हमको प्रूफ करना है कि वो इर्रेशनल है। तो पहला स्टेप आपको पता ही है कि 3 + 2√5 इज, हमको क्या लेना है कि वो क्या है, 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। तो आइए लिखते हैं, लेट अस assume that 3 + 2√5 is a rational number। तो मान लेते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b। तो यहां पे हम a/b के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, जहां पे हमारा वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, यहां पे हमको a और b को एज एन इंटीजर्स लेना है। ओके, अब देखिए यहां पे कि 3 यहां पे प्लस हो रहा है, हम उस साइड ले जाएंगे तो a और b के साथ, a/b के साथ वो माइनस हो जाएगा। तो 2√5 इज इक्वल्स टू a/b -3। यहां पे 3 माइनस हो रहा है। ओके, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब, तो हम मान लेते हैं 1। यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी मुझे b करना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय b,
ऊपर और नीचे दोनों जगह कर दूंगा, तो a अपॉन बी माइनस 3 इंटू बी 3b अपॉन 1 इंटू बी बी, यहां पे आप देख सकते हो। और ये है आपका 2√5। यहाँ पे b जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम एक बार b लिखेंगे और यहां लिखेंगे a माइनस 3b। ओके, अब यहाँ पे 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये b के साथ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ, यानी कि हमको सिर्फ यहाँ पे √5 जो रूट के अंदर है वो नंबर सिर्फ इज इक्वल टू के इस साइड होना चाहिए, बाकी सारे उस साइड हमको भेज देना है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन के आ गया, √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मान लेता हूं मैं ये जो है एक रफ वर्क में करता हूं यहां पे साइड में, कि ये जो a माइनस 3b अपॉन 2b है, a के जगह में कोई नंबर ले लेता हूं, मान लेता हूं 5, और b के जगह में 3 ले लेता हूं, तो 2 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, तो जाएगा माइनस 4 अपॉन 6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यह आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 3, यानी तो मेरा आंसर आया माइनस 2 अपॉन 3। और ये जो आंसर है ये, इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और जहां पे पी और क्यू आपके इंटीजर्स है, यानी कि माइनस में भी हो सकता है। तो ये, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो a माइनस 3b अपॉन 2b जो है, a और b, इसमें a और b का कोई भी वैल्यू हम ले, 1 2 3 4 एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम ले तो उसका, और उसको सॉल्व करें तो उसका वैल्यू हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि ये जो a माइनस 3b अपॉन 2b ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो मैं यहां पे लिखूंगा a माइनस 3b अपॉन 2b is a rational number, is a rational number। ये साइड का मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ओके, चलिए, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, तो ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। सो देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। √5 भी क्या होना चाहिए, इज ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमने अभी एक सम देखा जिसमें √5 को हमने क्या प्रूफ किया, वो इर्रेशनल है, और हमको पता भी है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत एज्यूम किया था कि ये जो नंबर है ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। तो यहां लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption that 3 plus 2√5 is a rational number। तो जो हमने एज्यूम किया था कि 3 plus 2√5 ये एक रैशनल नंबर है, तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो गया, दिस इज इर्रेशनल नंबर। सो देयरफॉर 3 plus 2√5 is an irrational number। ओके दोस्तों, सो आप देख सकते हैं कि पिछले सम से काफी इजी था ये,
उतना चीजें सॉल्व नहीं करनी पड़ी और उतना स्टेटमेंट्स भी नहीं लिखना पड़ा। कुछ चीजें सिमिलर थी, तो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अब हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आपको फर्स्ट और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको करवाऊंगा, और कुछ अगर डाउट हो तो आप वहीं पे क्लियर कर लीजिएगा। ओके, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है एज ये मैं समझा रहा हूं आपको कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे पहले से आंसर नहीं लिखा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ही मैंने लिख कर रखा है, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है ताकि आपको पता चले कि क्या चेंजेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड क्वेश्चन में 7√5 ऐसा दिया हुआ है कि मुझे 7√5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। सेम प्रोसेस है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ नंबर चेंज होगा। यहाँ पे देखिए, हमको एज्यूम करना है पहले कि पहला स्टेप है हमारा 7√5, ये क्या है आपका रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7√5 विल बी इक्वल टू a अपॉन b, जहां पे a और b क्या लिया था हमने, इंटीजर्स लिया था, सेम चीजें आएंगी। ये चीज में थोड़ा सा चेंजेस होगा क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 7√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, यहाँ पे 7 मल्टीप्लायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 7b, यानी कि 7 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो इक्वेशन आएगा दैट इज √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 7b। देन यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि ये जो a और b, उसके जगह पे हम कोई भी नंबर डाले तो वो जो सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा दैट विल बी रैशनल नंबर। तो a अपॉन 7b यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या होगा, a अपॉन 7b विल बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी क्या होगा, √5 भी एक रैशनल नंबर होगा। ओके, लेकिन हमको पता है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और ये एक कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि हमने पहले गलत एज्यूम किया था कि 7√5 क्या है, इज एन रैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सारे स्टेटमेंट सारी चीजें सेम रहेंगी, बस नंबर बदलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमने एज्यूम किया था कि 7√5 ये क्या है, रैशनल नंबर है, और इसी वजह से जो मेरा 7√5 ये क्या हो जाएगा, इज एन इर्रेशनल नंबर। सो होप दोस्तों ये जो अंडर रूट को हमको इरेशनल फॉर्म करने हैं, बताना है, प्रूफ करना है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं होप आपको आए, अच्छे से सॉल्व कीजिए घर पे उसको, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सॉल्व कराऊंगा, फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो किया है और जो मैं करूंगा और वो मैच कर रहा है कि नहीं, वो आंसर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम जो होमवर्क करेंगे वो उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। और किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूले, और अपने फ्रेंड सर्कल में इन्फॉर्म कीजिए। 10th स्टैंडर्ड जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और बेल आइकन दबाना ना भूले, और स्टे ट्यून। तब तक के लिए जय हिंद।